नमस्कार दोस्तों। आप भी सोच रहे होंगे चंद्रबाबू नायडू इतना झुके झुके से क्यों नजर आ रहे हैं, क्यों डरे डरे से नजर आ रहे हैं, और क्यों जिन मोदी के खिलाफ वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, जिन मोदी के खिलाफ तमाम बातें कर रहे थे, आज उन्हीं मोदी के आगे सरेंडर क्यों? अपने ही राज्य के जो अस्मिता के, जो उस राज्य के सम्मान के हैं और डेड ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट, उनको आखिर वो समर्थन क्यों नहीं दे? और भारतीय जनता पार्टी के नेता आज बौखला क्यों गए हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ? क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब लोग चोर भी कह रहे हैं, डकैत भी कह रहे हैं और न जाने क्या क्या कह रहे हैं? बहुत सारे सवाल। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करनी है, तब जनता सवाल पूछने लगती है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के लिए कोई कानून लाया जाता है तो यह बता दीजिए कि सारे भ्रष्टाचारी आपके ही पास क्यों आके खड़े हो जाते हैं, सारे आपके ही क्यों होते हैं? और जब चुनाव आता है तो कांग्रेस पार्टी या उसके साथी दलों के तमाम नेताओं को भ्रष्टाचार या दूसरे ईडी के मामले में फंसाकर गिरफ्तार किया जाता है या उनके यहां जब्ती होती है और उसके बाद कहा जाता है हम तो बड़े ईमानदार हैं, और बाद में वो सारे केस झूठे पाए जाते हैं। जी हां, आज सवाल की शुरुआत करता हूं कि जो उपराष्ट्रपति पद के विपक्ष के प्रत्याशी हैं जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, वो जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी वास्तव में एक डेड ऑनेस्ट जज के रूप में जाने जाते हैं और उनकी जो छवि है वो अपने आप में एक बेहतरीन छवि मानी जाती है, जनता के प्रति मानी जाती है। उन्हें माना जाता है कि उन्होंने जज की कुर्सी पे, सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी में, जस्टिस की कुर्सी पे बैठ के, या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठ के, या लोकायुक्त की कुर्सी पर बैठ करके सदैव न्याय किया। उनके न्यायिक फैसले ऐतिहासिक रूप से दर्ज है। ऐसे शख्स के लिए नरेंद्र मोदी का तड़ीपार मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह कहता है कि वो नक्सली है। जब उन्हें नक्सल समर्थक बताता है, उस समय जो कानून है उस कानून के मुताबिक नक्सल के समर्थक भी गिरफ्तार होने चाहिए। तो क्या आज तक अमित शाह ने उनके खिलाफ नक्सल से रिलेटेड कोई केस रजिस्टर किया? क्योंकि नक्सलवाद रोकने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की, नहीं किया। तो फिर वो ऐसा क्यों कहे? और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कोई जनता का चुनाव नहीं होता कि आप एक जनता के बीच नैरेटिव बनाने जा रहे हैं। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य वोट डालते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या यह पड़ा है कि इस तरह से कहें किसी जस्टिस के बारे में कि वो ऐसा है? क्योंकि जब जस्टिस बनता है तो उसकी रॉ, आईबी, सबकी, पुलिस की सबकी रिपोर्ट्स जाती, सरकार के मंतव्य जाते हैं, तब वह बनता है, ऐसे नहीं बनता। तो ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति के लिए उसकी क्रेडिबिलिटी को खराब करने, साख को खराब करने की कोशिश आखिर क्यों हो रही? शायद यही वजह थी कि दुखी हो करके जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को कहना पड़ा कि चुनाव की गरिमा बनी रहे, किसी पर निजी अटैक ना हो, तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह कोई पब्लिक का चुनाव नहीं। और अंततः है सभी को इस देश की जनता के लिए काम करना है। तो ऐसे में इस तरह की चर्चाएं निश्चित रूप से गरिमा को गिराने वाली हैं, क्योंकि यह
राष्ट्रपति के बाद में दूसरा नंबर यानी उपराष्ट्रपति बहुत गरिमा के पद का चुनाव है। क्योंकि संसद की यदि स्थिति देखेंगे तो एनडीए के पास बहुमत से 31 सांसद ज्यादा हैं, यानी एनडीए को चुनाव जितवाने के लिए जितने सांसद चाहिए उसमें 31 ज्यादा। और जो विपक्षी इंडिया अलायंस है जिसके कैंडिडेट हैं कांग्रेस और प्लस इंडिया अलायंस के, तो उसके 312 सदस्य हैं, यानी उसके पास में 79 कम है। 79, थोड़े बहुत नहीं, 79 कम। 48 ऐसे सदस्य हैं जो किसी के भी साथ नहीं है, वो किधर भी जा सकते हैं। बहरहाल ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये दुखद स्थिति पैदा हो जाती है जब इस तरह की लोग बात करते हैं। अब चिंताजनक क्या है? चिंताजनक यह है कि नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने इस देश की राजनीति को विषाक्त बना दिया है। इतना विषाक्त बना दिया है कि चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह के कर्म कुकर्म करने को वो जायज ठहरा देते। यही वजह है शायद कि अखिलेश यादव साफ साफ कहते हैं कि भाजपा लुटेरों का गैंग है और कहा यह आम लोगों के अधिकार छीन रहा है। पहली बार अखिलेश यादव ने इस तरह की बात कही। राहुल गांधी ने डरो मत डराओ मत का नारा दिया था। उस नारे के बाद में लगातार वो काम कर रहे थे और अब उन्होंने देश के सामने यह साबित कर दिया है कि भाजपा अडानी अंबानी के लिए काम करती है, उनके लिए लूट करती है देश के संसाधनों की। भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए वोट की लूट करती है। भाजपा इस देश के नागरिकों के हक की लूट करती है। भाजपा इस देश के लोगों के सुकून को लूटती है और इस देश के लोगों को बर्बाद करती है, और वही बर्बादी का क्रम चल रहा। तब भाजपा का बिहार से नेता है गिरिराज किशोर। वैसे तो वो वैसे ही माना जाता है कि बिल्कुल जाहिल किस्म का व्यक्ति है। वो कहता है लालू प्रसाद यादव धृतराष्ट्र है और तेजस्वी यादव दुर्योधन, और इनको गिरिराज सिंह महाभारत की कथा सुना के हम इन्हें जो है नष्ट कर देंगे। अब आप सोचिए, इस तरह की शब्दावली किसी पूर्व मुख्यमंत्री जो बुजुर्ग है और इनसे उम्र में भी बड़े हैं, और उसके बाद में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए बोले तो आप समझ लीजिए क्या है। ये इस तरह के शब्द बोलेंगे सब चले, लेकिन तेजस्वी वोट चोरी के बारे में जो सच बोलेंगे, नरेंद्र मोदी का सच बताएंगे, तो उस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी। तो इस तरह से प्रधानमंत्री के ऊपर कथित रूप से अभद्र टिप्पणी करने के का आरोप लगा करके तेजस्वी यादव के खिलाफ भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में भाजपा के जिला अध्यक्ष ने एफआईआर दर्ज करा दी ललितपुर में, और इसी तरीके से महाराष्ट्र में एक भाजपा के नेता ने एफआईआर दर्ज करा दी। जैसे राहुल गांधी के खिलाफ जगह जगह दर्ज कराते वैसे ही करा दी। अब देखिए, ठीक चुनाव के पहले इस तरह से करके उनके चुनाव को डिरेल करने की कोशिश की जाती। तो इस तरह के चरित्र के लोग, भाजपा की स्थिति क्या, आपको याद होगा 2023 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का और राजस्थान, उस वक्त में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य थे जो झारखंड से धीरज प्रसाद साहू, जो आजादी के पहले से उनका परिवार कांग्रेस से जुड़ा था और देश की आजादी में की लड़ाई में उनका परिवार फंडिंग भी करता। उनके परिवार का 100 साल से पुराना शराब का व्यवसाय है। वो धीरज प्रसाद साहू के घर में, उनकी फैक्ट्रियों में, उनकी जगहों पर छापे मार के दावा किया गया कि हमने 300
52 करोड़ रुपया जो है बरामद किया। बिल्कुल भाई, निश्चित रूप से कोई कहेगा कि हाँ ठीक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यह भी पूछा जाएगा पैसा है किस चीज का। तो पता चला जो शराब की फैक्ट्री है वहां का पैसा था, शराब की दुकानों का पैसा था और सब। चूंकि शराब का कारोबार कैश में होता है तो ऐसी स्थिति में वो कैश जो जमा होता है वही जमा कैश जो फैक्ट्री में और जगह था किसी के घर से नहीं मिला। और ऐसी स्थिति में उनको आरोपी बताया जाने लगा। कई दिनों तक गोदी मीडिया जाने कितना कितना चलाता रहा। चुनाव खत्म हो गया, आप बताइए आज कहीं धीरज प्रसाद साहू का किसी ने नाम सुना? कोई सुन रहा है वो पैसा कहां गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो पैसा कब रिलीज हो गया, कब उन्हें क्लीन चिट मिल गई? कोई बात कर रहा है? नहीं कर रहा। जबकि ये सब कुछ हो चुका था। धीरज प्रसाद साहू आकर के ऑन कैमरा बता के गए थे कि नहीं, इसमें ना तो कोई पार्टी का लेना देना है ना कुछ है, मेरे परिवार का बिजनेस है और ये परिवार का, ये बिजनेस का पैसा। और सारी बातें उन्होंने बताई, लेकिन उसे तवज्जो नहीं दी गई। अब इसी तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं बीरेन सिंह। बीरेन सिंह के यहां ईडी छापा मार, उनके गोवा में और दूसरी जगह तमाम कसीनो, और कसीनो वहां पर अलाउ है कानूनन। तो कसीनो में सारा पैसा कैश में आता है, स्वाभाविक सी बात है। अब वहां कह रहे हैं 12 करोड़ रुपया बरामद हुए, तो साहब उनके घर से बरामद हुआ है क्या? नहीं, कसीनो से और उधर से सब जगह से जो कारोबार से बरामद, जो उनका बिजनेस है उससे बरामद हुआ। जब बिजनेस से और उनसे बरामद हो रहा है तो फिर ये बताइए कि फिर किस बात की ईडी की छापेमारी और किस बात का क्या कर? साहब कोई जवाब नहीं हो। क्यों? क्योंकि वास्तव में यह डिरेल करने का एक तरीका है कि चर्चा को भटकाया। अब इसके जरिए डराया जा रहा है किसको? चंद्रबाबू नायडू को। क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज्यादा पैसा, और वो भी कैश पैसा, ऑन रिकॉर्ड चंद्रबाबू नायडू के पास है। चंद्रबाबू नायडू के पास टोटल 931 करोड़ रुपया है, 931 करोड़ रुपया। और जिसमें जो कि पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों का पैसे का जोड़ेंगे तो उन सब की जोड़ के जितना पैसा बनता है उसका 57% चंद्रबाबू नायडू के पास, जिसमें 810 करोड़ रुपया कैश मनी। कैश कहते हैं कैश हो नहीं सकता है, लेकिन है उनके पास। संपत्ति नहीं है, ये पैसा है कैश। डर इसलिए लगता है, इसलिए चंद्रबाबू नायडू सरेंडर किए हुए, और यही वजह है चंद्रबाबू नायडू इस तरह से करते हैं। इसके बाद में देश के दूसरे सबसे रिच जो मुख्यमंत्री वो भी भाजपा के हैं, पेमा खांडू, छोटे से अरुणाचल प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, और उनके पास 332 करोड़ रुपए, 332 करोड़। अब आप देखिए, इसके बाद में इसी तरीके से तीसरे नंबर पे कर्नाटक से कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है, जो कि वहां के एक रिच फैमिली से आते हैं, जिनकी जो जमीनें एक्वायर की गई थी उन जमीनों का ही करीब 60 करोड़ रुपया उन्हें भुगतान हुआ था। और उनके पास कुल जो पैसा है, संपत्ति है, पैसा और संपत्ति सब जोड़ करके वो 51 करोड़ की है, 51 करोड़। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद में नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास में है करीब 47 करोड़ रुपया। और उसके बाद में फिर भाजपा के तीसरे हैं जो मोहन यादव, उनके पास है 42 करोड़ से अधिक की संपत्ति। अब आप समझ लीजिए सबसे ज्यादा रिच मुख्यमंत्री जो है सबसे ज्यादा वो भाजपा के ही है। अब इन सब के बाद मैं इसको इसलिए बता रहा हूं, लेकिन इन सब की संपत्तियों के बारे में जांच नहीं होगी। सिद्धारमैया की ईडी से जांच हो गई,
निर्दोष पाए गए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की नहीं हो रही है, पेमा खांडू की नहीं हो रही है, नेफ्यू रियो की नहीं हो रही है, मोहन यादव की नहीं हो रही, और इन सब पर आरोप लगे, गंभीर आरोप है, मामले भी, बावजूद नहीं। सिद्धारमैया को परेशान कर रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप गलत कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के उन जस्टिस ने कहा था जिन्हें भाजपा का समर्थक माना जाता है। अब आप इससे समझ, इनके योगी आदित्यनाथ जो खुद को योगी बताते हैं, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। इनके भजन लाल जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वो जो है जिन्हें बहुत वो बताते हैं, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। तब फिर किसकी बात करें? तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इस देश में असल में नैरेटिव बनाया जाता है। बहरहाल कोई बात, राहुल गांधी के खिलाफ ईडी लगाइए, इनके लगाइए, सबके लगाइए, और जब ये सब कुछ आप लगाते हैं तब आएगा कि देश में क्या हो रहा है। भाई इतना ही पैसा है, सब कुछ, तो कर क्या रहे? कर असल में आप ये रहे हैं कि नफरत फैला रहे। इस देश में बेरोजगारी चरम पर है। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस वक्त है, और इसके बाद में स्थिति यह है कि उस पर चर्चा नहीं होती है। क्या आपको दिखा दे, या आप देखें, बीजेपी में आओ, सारे केस माफ कराओ, ये दैनिक भास्कर की खबर है। सारे भ्रष्ट लोग बीजेपी में आते हैं और इनके केस खत्म हो जाते हैं, इनको सब फ्री कर दिया जाता है। तो यह स्थिति, लेकिन आरोप लगाएंगे कि अरे भ्रष्ट लोग ऐसे हैं, भ्रष्ट ऐसे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि सारे पैसे वाले सारे उसी को ही डरो, वो सब इन्हीं के हैं जिनकी अवैध कमाई वाला। अब आता हूं कि जिस तरह से इन्होंने हालत की है, चाहे जितनी चीजें हो, उसमें इन्होंने वह माहौल बनाया है कि भारत मोदी गवर्नमेंट में जिस तरह से रीगिंग, मतलब वो जो है लगातार गिर रहा है। 19% अनएम्प्लॉयमेंट है, 44% ग्रेजुएट में अनएम्प्लॉयमेंट है, 45% कह सकते हैं। और भारत में आप यह मान लीजिए कि यह स्थिति कि भारत के 60% से अधिक बच्चे बेरोजगार, 60% से। अब आप सोचिए कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, लगातार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सबकी स्थिति है वो है, देश की जीडीपी को बर्बाद कर रहे हैं, दूसरी चीजें और खराब कर रहे हैं, उस पर चर्चा हो। किसान रोज रोज आत्महत्या कर रहा है, दूसरे बच्चे आत्महत्या कर, तब राहुल गांधी आवाज बनते हैं, आवाज बनते हैं उस गरीब की, आवाज बनते हैं उस किसान की, आवाज बनते हैं उस उत्पादक की, और आवाज बनते हैं जिनके वोट काटे जा रहे हैं। तो इनको तकलीफ होती है, तो उनको और उनके लोगों को नक्सली, अर्बन नक्सली, न जाने क्या क्या बोलते हैं, विदेशी एजेंट बोलते हैं। लेकिन विदेशी एजेंट कौन है? इन्हीं के लोग निकलते हैं, सारे पकड़े भी इन्हीं के जाते हैं। आप देखिए हरियाणा में वो लड़की पकड़ी गई थी, पाकिस्तान जाते वक्त बॉर्डर पे अपना परिचय दिया था, बीजेपी हरियाणा, और खट से चली गई थी। वही लोग हैं ये। तो इसलिए कह रहे हैं, तो राहुल गांधी बिहार में कटिहार में गए उन मखाना किसानों के पास, उनके उस तालाब में वो घुस के गए और उनके साथ जाके मखाना बना के, उसकी तकनीक को समझ के बना के, और उन्होंने समझा कितनी परेशानी होती है, कैसे कैसे हो, और उस कष्ट को खुद अनुभव किया। क्या कभी नरेंद्र मोदी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो सिर्फ फोटो जीवी, वो झूठ बोल सकते हैं। तो राहुल गांधी ने वह दर्द महसूस किया, क्योंकि मखाना बोर्ड बना के और जाने क्या क्या ड्रामा किया था कि बड़ा अच्छा कर रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए राहुल गांधी वहां, राहुल गांधी उन सब लोगों से मिल रहे हैं जो पीड़ित हैं, और उन पीड़ितों के दर्द को साझा कर रहे हैं। इसी से तो तकलीफ है, क्योंकि उससे सच दुनिया के सामने आ जाता है। इसीलिए राहुल गांधी सबसे बड़े दुश्मन नजर आते, और राहुल गांधी खुलकर बोलते भी। तो आज नरेंद्र मोदी सरकार को राहुल गांधी और उनकी टीम ने, उनके साथियों ने बिल्कुल नंगा कर दिया है।
इसलिए परेशान हैरान ये लोग इस तरह से गंदे गंदी चीजें कर रहे हैं, गरिमा गिरा रहे हैं, पद की भी गरिमा और बाकी संस्थाओं की गरिमा। यही सत्य है, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरे देश में गूंजने लगा है। जी तो यह सत्य है।